बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमारे यहाँ टेक्निकल टर्म्स जो यूज़ होती हैं वो है एक्सोथर्मिक एक्शंस और एंडोथर्मिक एक्शन। आपके सामने ब्राउज़र में आपको इसकी जगह पे 2 डिफरेंट लफ्ज़ नज़र आएँगे, जो एक्सर्गोनिक और एंटरगोनिक है। मीनिंग दोनों का सेम है, लफ्ज़ों में फ़र्क है। कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जिनमें हीट या एनर्जी रिलीज़ हो रहती है और कुछ ऐसे हैं जिनमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यूज़ होती है। अब रेस्पिरेशन इन जनरल, हम पूरी रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एंड के ऊपर यानी हम फाइनल की बात कर रहे हैं, हमें एनर्जी हासिल होती है। एग्जांपल है कि हम ग्लूकोज को यूटिलाइज कर रहे हैं एज फूड, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं और आखिरकार हमें बहुत सी एनर्जी हासिल होती है। लेकिन अगर हम पूरे रिएक्शन की डिटेल देखेंगे, तो इसमें दोनों किस्म के रिएक्शन शामिल होंगे, कुछ एंडोथर्मिक होंगे और कुछ एक्सोथर्मिक। लेकिन जब उनका अलजेब्रिक सम करेंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी हासिल होगी। इसका मतलब है कि इन जनरल ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है। आपकी बुक ने फर्जी एग्जांपल दी है, ये मैंने आपके सामने जो जनरल पॉइंट वो रख दिया। अब उसकी वजाहत के लिहाज से मैं सिर्फ एक दो चीज़ें आपको याद कराना चाह रहा हूँ। आप लोग इंटर मैट्रिक में, इंटर में और बीएस में, बायोकेमिस्ट्री में, जहाँ भी आपने रेस्पिरेशन स्टडी की है ऑलरेडी, आपको याद होगा कि जो ग्लाइकोलिसिस है उसमें 2 ढाई स्टेप हैं जिसमें एटीपी यूज़ होती है। पहली बार ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है और फिर ऐसे फ्रुक्टोज 1 6 फॉस्फेट बनता है। अब वो जगह जहाँ पे एटीपी यूज़ हो रही है, अब वो एंडोथर्मिक में इस्तेमाल हो रही है एनर्जी। लेकिन एंड के ऊपर फिर बहुत सी एटीपी भी पैदा होती है और ज़ाहिर है कि उससे एनर्जी हासिल करती है। बहरहाल ये था जी कि रिएक्शन में दोनों चीज़ें हो रही हैं, लेकिन एंड रिजल्ट क्या निकलेगा वो ओवरऑल उसके अलजेब्रिक सम पर मुश्तमिल होगा। एक बेसिक पॉइंट। एक दूसरा लफ्ज़ जो आपकी बुक ने यहाँ पे बयान किया है, लेकिन इसने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी की बुक में वो एक्सप्लेन नहीं होना चाहिए था। जिक्र किया है, लफ्ज़ है, इसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है एनर्जी ट्रांसफर कंपाउंड, जबकि हमारी आम किताबों में लफ्ज़ मिलता है हाई एनर्जी कंपाउंड। अब गौर कीजिए लफ्ज़ों पे कि आपने अक्सर पिछली किताबों में जो लफ्ज़ पढ़ा हुआ है वो है हाई एनर्जी कंपाउंड, जबकि इसने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो एनर्जी ट्रांसफर कंपाउंड, कुछ जगहों पे एनर्जी यील्डिंग कंपाउंड्स। आपके ज़हन में सबसे पहले एटीपी का नाम आएगा, आप एटीपी के नाम से सब वाक़िफ़ हैं, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और पीईपी, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ये मिसालें हैं। आपकी बुक ने टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में चेक कीजिएगा एटीपी और इसके जो बाकी 3-4 रिश्तेदार हैं, उन सब की एनर्जी सेम है, 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। लेकिन जो पेप है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, इसकी एनर्जी एटीपी से तकरीबन दोगुनी है। अगर हम एनर्जी कंटेनिंग या एनर्जी यील्डिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो पेप में ज़्यादा एनर्जी मौजूद है एटीपी के मुकाबले में। और दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि ये एनर्जी ट्रांसफर के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। यही वजह है कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में इस तरह की चीज़ें बहुत खास कीमत की हासिल हो जाती हैं। एटीपी या इस तरह के मॉलिक्यूलों में ज़्यादा एनर्जी क्यों होती है? ये टॉपिक बेसिकली जो रेस्पिरेशन आपने पढ़ी हुई है, ये बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से, क्या आप में से कोई जवाब देना चाहेगा या दे सकते हैं? व्हाई एटीपी इज़ कॉल्ड हाई एनर्जी कंपाउंड? सर क्योंकि इसमें फॉस्फेट बॉन्ड जल्दी टूट जाते हैं, इजीली टूट जाते हैं, इसलिए ये एनर्जी ज़्यादा रिलीज कर सकते हैं। जी, मज़हर ने जवाब दिया जी। और कोई जवाब? मैं इस जवाब को कमेंट बाद में करूँगा, पहले मैं बाकी। एक बॉन्ड टूटता है तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी यील्ड करता है, इस वजह से जब इसमें 3 बॉन्ड होते हैं फॉस्फेट के, जब वो टूटते हैं तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जी, 2 जवाब हो गए जी, और कोई जवाब चाहिए? यस मारिया? सर, इसमें 3 फॉस्फेट्स होते हैं ना, इसलिए इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, इसलिए इसको इसके हाई एनर्जी जी, कंपाउंड्स कहते 3 जवाब आ चुके हैं जी, और कोई जवाब चाहिए? तीनों जवाब सिमिलर हैं, और कोई जवाब चाहिए मुझे? होमवर्क? आमना? और कोई स्टूडेंट जी? और कोई स्टूडेंट जवाब देना चाहता हो तो फिर सुन लीजिए। 3 बच्चों ने जवाब दिया है और तीनों का ही जवाब
नॉन स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, बड़ा माठा जवाब दिया आपने, बहुत ही लो लेवल का जवाब दिया। मैंने इसलिए कहा था कि ये बायोकेमिस्ट्री की बुक्स में क्वेश्चन डिस्कस हुआ है। पहली बात है कि दो बच्चों ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, इसमें 3 फॉस्फेट्स होते हैं, वो टूटते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये बात गड़बड़ होगी, फॉस्फेट 3 ही होते हैं, लेकिन टूटने का मतलब सिर्फ 1 या 2 की हद तक है। तीसरा फॉस्फेट टूटेगा तो उसमें से एनर्जी कम निकलती है। और सेकंड ये कहना कि इसमें से एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलती है, ये बात दुरुस्त नहीं है। एनर्जी की अमाउंट है 7.3 किलो कैलोरी पर मोल, ये तो बहुत ज़्यादा नहीं है। ये वो रीज़न थी, अभी दोबारा गौर कीजिएगा, मैंने कहा था कि अक्सर बेशतर बुक्स में लफ्ज़ लिखा होता है हाई एनर्जी कंपाउंड, जबकि पेल्जर ने ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ इस्तेमाल किया है एनर्जी ट्रांसफर कंपाउंड। उसने इसको हाई एनर्जी कंपाउंड नहीं कहा है, एनर्जी ट्रांसफर कंपाउंड का है, उसकी टर्म ज़्यादा बेहतर है। पेल्जर खुद रेस्पिरेशन का माहिर नहीं है, लेकिन ज़ाहिर उसने किसी अच्छी बुक को फॉलो किया है और ज़्यादा बेहतर टर्म इस्तेमाल की है। याद रखिए, कुछ ऐसी होती है जिनको हम आमतौर पर यूज़ कर रहे होते हैं, वो गलतुल आम होती है। ये कहना कि एटीपी में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ये बात दुरुस्त नहीं है। इससे ज़्यादा एनर्जी वाले कंपाउंड मौजूद हैं। क्रिएटिन फॉस्फेट में, पेप में से कहीं ज़्यादा एनर्जी मौजूद है एटीपी कंपाउंड। अगर हाई एनर्जी की बात करेंगे फिर वो ज़्यादा हाई एनर्जी कंपाउंड है। ये बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर कंपाउंड्स। लेकिन मेरा असल सवाल एक और, ये क्यों? चले, आपने कहा कि ये हाई एनर्जी कंपाउंड है, आपने वजह बयान की कि एनर्जी ज़्यादा निकलती है, मैंने कह दिया कि वो एनर्जी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी है। अब दोबारा बताइए कि क्या वजह है कि ये क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ, इनको जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, जो अभी प्रॉपर नहीं है हाई एनर्जी लेकिन ज़्यादा बेहतर एनर्जी ट्रांसफर कंपाउंड। क्या वजह है, एटीपी क्यों इस्तेमाल होती है सेल में एज एनर्जी करेंसी? तो ये दोनों सर यही क्वेश्चन, रीजन हो सकता है कि ज्यादा ज्यादा रिएक्टिव है और फॉस्फेट के बॉन्ड को जल्दी तोड़ देता है। ये मैं दोबारा बता देता हूँ कि मैंने ये सवाल विद रेफरेंस टू बायोकेमिस्ट्री पूछा है, क्योंकि ये बायोकेमिस्ट्री में शामिल है सिलेबस में। आप ये टॉपिक आपकी बायोकेमिस्ट्री में शामिल है, मुझे लग रहा है कि आपने या तो पढ़ा नहीं है या आपको पढ़ा है। ठीक है, चलें पहले इसका ताल्लुक केमिस्ट्री के साथ है और आपकी केमिस्ट्री भी माशाल्लाह कुछ ऐसी ही लग रही है मुझे। मैं सिर्फ हिंट दूंगा, आप इसके जाके खुद जाके चेक करना है। इसकी बेसिक रीजन रेजोनेंस इन फॉस्फेट है, कि जिस वजह से इसको हम ये नाम देते हैं। एक्चुअली एटीपी इज अनस्टेबल कंपाउंड, ये स्टेबल नहीं है, बहुत जल्द ब्रेक हो जाता है और सिर्फ 1 या 2 टर्मिनल फॉस्फेट इसमें से ब्रेक होते हैं और एनर्जी यील्ड करते हैं। ना चाहिए एनर्जी ट्रांसफर एक्शन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये था जी इनके हवाले से जो बहुत बेसिक्स हैं। अब उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ आ रहे हैं। अब चूंकि आपके सिलेबस में जो सिलेबस की वर्डिंग है उसके मुताबिक उसने एरोबिक रेस्पिरेशन तो दे दिया है, सिलेबस के अंदर उसने एन एरोबिक रेस्पिरेशन का भी इस्तेमाल नहीं। अब मेरा ये ख्याल है कि वो भूल गया है, क्योंकि जब रेस्पिरेशन की बात होगी तो बैक्टीरिया में दोनों किस्म की रेस्पिरेशन होती है, इसमें एरोबिक भी होती है, एन एरोबिक भी होती है। अब उसने सिलेबस में वाज़ेह तौर पर एरोबिक लिखी हुई है और एन एरोबिक छोड़ दी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को छोड़ जाएं, लाहौर का जिक्र करें और बनारस पाकिस्तान का जिक्र ना करें, तो ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही है बैक्टीरिया में, और बैक्टीरिया के हवाले से एन एरोबिक रेस्पिरेशन उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि एरोबिक, बल्कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, इंसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से एन एरोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जी, अब ये तो थी बेसिक रेस्पिरेशन के। रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स हैं, एरोबिक, एनारोबिक। लफ्ज़ मतलब है एयर रिक्वायरिंग और नॉट एयर रिक्वायरिंग, लेकिन एक्चुअली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग एंड नॉट ऑक्सीजन रिक्वायरिंग। अब चूँकि आपके सिलेबस के लिहाज से ऑक्सीजन रिक्वायरिंग या एयर रिक्वायरिंग से हम लेके चलेंगे, मेजॉरिटी बैक्टीरिया आम हालात में एरोबिक रेस्पिरेशन शो करें। अब यहाँ बात बैक्टीरिया की हो रही है, लेकिन याद रखिए कि इस बैक्टीरिया में एनिमल्स या प्लांट में रेस्पिरेशन में कोई फर्क नहीं। तमाम एनिमल्स, प्लांट्स, प्रोटिस्टा, एल्गी, फंगस, प्रोटोजोआ, जहाँ भी रेस्पिरेशन हो रही है वो बिल्कुल सेम एक जैसी है, उनमें कोई फर्क मौजूद।
नहीं। इसलिए अब आइंदा अगर मैं बैठे अगर नामी सवाल करूँ तो अंडरस्टूड है कि तमाम जानदारों में सेम प्रोसेस ये हर जगह पे ऐसा ही। चंद पॉइंट्स जो कि तलब है। नंबर एक सेल, कोई भी सेल अपने ध्यान में कंसेप्ट ले हैं, एनिमल सेल, प्लांट सेल, बैक्टीरिया का सेल। अगर हम बुखार आ गया तो नहीं, ये टोकरी खा इधर की जी मैंने इस्तेमाल कहा है कि जब नए माइक म्यूट कर सक रहे हैं। अब मिसबा के घर से बड़ी जरूरी आवाज़ें आ रही थी, मुझे म्यूट करना पड़ा उसको और मेरी तवज्जो मजबूर हो जाती है फिर दाना में वापस। रेस्पिरेशन, मैंने 3 सेल्स का नाम लिया, एनिमल, प्लांट और बैक्टीरिया। एनिमल और प्लांट दोनों यूकैरियोटिक हैं, बैक्टीरिया के सेल प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं। यूकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म या साइटोसोल के अंदर वो प्रोसेस होता है जिसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, और जो एक्चुअल एरोबिक रेस्पिरेशन के पोर्शंस हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ये एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। बैक्टीरिया में चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं इसलिए उनकी बॉडी में थोड़ा सा हिसाब है, लोकेशन का फर्क है, प्रोसेस में फर्क नहीं है, सिर्फ उसके लोकेशन में कि कहाँ पे हो रहा है इस बात में फर्क पड़ता है। एक आम पॉइंट। एरोबिक रेस्पिरेशन को हम 3 स्टेप्स में तस्लीम करते हैं या 3 स्टेज में तस्लीम करते हैं। आप इन तीनों के नामों से बात करते हैं। आपके इंटरव्यू बुक में 4 स्टेप्स दिए हुए थे, कुछ लोग तकनीकों से क्लासिफाई करते हैं, बहरहाल मैं वो उन सब का जिक्र किया जाता हूँ। बेसिक स्टेप 3 ही है, चौथा दरमियानी लिंक रिएक्शन है। नंबर 1 ग्लाइकोलाइसिस, सब लोग इस नाम से वाकिफ हैं। ग्लाइकोलाइसिस से आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। याद रखिएगा ग्लाइकोलाइसिस इज एनाएरोबिक, इसके लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑक्सीजन या एयर की रिक्वायरमेंट नहीं। सेकेंड क्वेश्चन इज Krebs cycle, and third step is electron transport chain. आप इन तीनों नामों से वाकिफ हैं। अब पहले और दूसरे रिएक्शन के दरमियान में एक लिंक रिएक्शन है जिसको फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल CoA का नाम दिया गया था, और आपकी इंटर की बुक में सेपरेट हेडिंग के साथ सेपरेट, बहरहाल उसको सेपरेट बयान करें या लिंक रिएक्शन के तौर पर बयान करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिक जो मेजर स्टेप्स हैं या मेजर पार्ट्स हैं रेस्पिरेशन के, एल्वेशन के, वो 3 ही हैं, ग्लाइकोलाइसिस, Krebs cycle and electron transport chain। तीनों 3 सेपरेट क्वेश्चन, ये तीनों 3 सेपरेट क्वेश्चन। अब याद रखिए कि जब हम इसको स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो हम स्टार्ट जहाँ से करेंगे वो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से होता है, इसको स्टार्ट कहते हैं। लेकिन अगर आप एनिमल्स में, प्लांट्स में या अगर डिफरेंट जानदार में स्टडी करते हो तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है कि स्टार्च या सुक्रोज या माल्टोज या किसी और चीज़ से भी स्टार्ट किया जा सकता है, और ये भी पॉसिबल है कि इवन प्रोटीन्स और फैटी एसिड्स को ब्रेक करके भी रेस्पिरेशन में ऐसे ही पार्टिसिपेट हो सकता है। लेकिन जो हमारी डिस्क्रिप्शन होगी सारी की सारी बेस करेगी ग्लूकोज के रेफरेंस, यानी कार्बोहाइड्रेट के रेफरेंस, जो कि जनरल है, जो कि मेजॉरिटी जानदारों में, जिसमें बैक्टीरिया भी शामिल है, मोस्ट बैक्टीरिया ग्लूकोज को ही एज बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। बैकग्राउंड पूरा हो गया। जैसे पहले बात हो चुकी कि ग्लाइकोलाइसिस जो है इट इज एनाएरोबिक। अब ये आपने अपनी बुक चेक कर ली होगी, चेक करें इसने ग्लाइकोलाइसिस दिया हुआ, क्यों दिया हुआ एल्जर ने। सर है ग्लाइकोलाइसिस 180 पेज नंबर पे है। 180 चलिए ग्लाइकोलाइसिस निकाल लीजिए अगर आपकी बुक में दिया हुआ है तो। जी सबके पास मौजूद है बुक इस वक्त? चलिए बहरहाल इसने इसको बहुत सिंप्लीफाइड कहूँगा इसको मैं, ऐसे सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर इसने इसको बयान किया होगा, इसलिए इसका कोई खास प्रॉब्लम तो नहीं है ग्लाइकोलाइसिस के हवाले से। एक जनरल पॉइंट है जो खास अहमियत का हामिल है, और वो लफ्ज़ है
कि अभी थोड़ी पहले जो मैंने वर्ड इस्तेमाल किया था कि ग्लाइकोलिसिस के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी ये एनारोबिक प्रोसेस है, इट इज एनारोबिक पार्ट ऑफ होल रेस्पिरेशन। इसमें आखिरी स्टेप अगर ऐड कर दिए जाएं कुछ, तो ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन एक ही चीज बन जाती है। ग्लाइकोलिसिस शुरू हो रही है ग्लूकोज से और एंड हो रही है पायरुविक एसिड। अगर पायरुविक एसिड को फर्दर ब्रेक डाउन करके लैक्टिक एसिड या एसिटल्डिहाइड, अल्कोहल या किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया जाए, वो फर्मेंटेशन कहलाता है, जो कि फिलहाल हम स्टडी नहीं कर रहे हैं। फिलहाल याद रखना है कि ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन 90% सेम है, सिर्फ आखिरी रिएक्शन में कुछ फर्क होता है और दोनों ही एनारोबिक प्रोसेस है। अब जो कि ये ज़रूरी है कि आप इस बुक को फॉलो करें। आपके पास कोई भी अगर अदर बुक, खासतौर पर बायोकेमिस्ट्री की बुक है, तो आप वहाँ से चुके कल्चर बेसिकली बायोकेमिस्ट्री की बुक नहीं है ज़ाहिर है, इसने उसको उस रेफरेंस से बयान नहीं किया हुआ है। रिएक्शन जो शो किए गए हैं वो जिस तरह से हम आदि हैं, एक लीनियर रिएक्शन, याद रखिए ये लफ्ज़ आपने पढ़ा हुआ है, ग्लाइकोलिसिस इज ए लीनियर रिएक्शन, जबकि इसके बारे में क्रेब्स साइकिल इज ए साइक्लिक रिएक्शन। लीनियर और साइक्लिक रिएक्शन में फॉर्मेशन का फर्क होता है। बेहतर ये होता है कि लीनियर रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप दिखाया जाए और ऊपर से नीचे लाते जाए, जैसे आपकी इंटर की बुक में बड़ी अच्छी सिंपल डायग्राम बनी हुई थी जो इंटर की बुक में थी। उसमें कुछ खूबियाँ भी हैं, कुछ कमियाँ भी हैं, हर जगह कैसे ही होता है। लेकिन जो डायग्राम इसने बनाई हुई है बहुत तो उस तरह की नहीं है, उससे हट के है जो है। पर आप जहाँ से चाहें उसकी अच्छी डायग्राम ये थी। इसके रिएक्शंस में चूँकि आपने बार बार पढ़े हुए हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब चंद अल्फाज के साथ। पहला रिएक्शन ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की फॉर्मेशन। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इस प्रोसेस में ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज होते हैं और एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करती है। एटीपी ब्रेक होती है और जो एनर्जी निकलती है वो फॉस्फेट को ग्लूकोज के साथ अटैच करने में इस्तेमाल हो जाती है और जैसे ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब दोबारा गौर कीजिएगा कि दिस इज एंडोथर्मिक या एंड्रोगोनिक रिएक्शन। इसमें खुद एनर्जी आपको यूटिलाइज करनी पड़ी है। नेक्स्ट स्टेप जाएगा उसमें भी एनर्जी यूटिलाइज होगी, लेकिन जब आगे जाएंगे तो फिर एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाएगी। हम चैप्टर के स्टार्ट में जिक्र कर चुके हैं कि एंड रिजल्ट तमाम रिएक्शन का मजमूआ अलजेब्रिक सम बताएगा कि रिएक्शन ओवरऑल कैसा है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, और रेस्पिरेशन ओवरऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें एनर्जी यील्ड होती है। और ये था जी बेसिक्स। पहला स्टेप हुआ ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब चाहें तो जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि आप किसी और बुक फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे तमाम चीज़ें दी गई हैं, यानी कि जब ग्लूकोज और एटीपी रिएक्ट करेंगे, एंजाइम हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज एंजाइम का नाम है। हेक्सोकाइनेज जनरल टर्म है और ग्लूकोकाइनेज स्पेसिफिक है इसके लिए। एटीपी कन्वर्ट हो जाएगी, जो फॉस्फेट निकला है वो ग्लूकोज से अटैच होकर उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट रिएक्शन आइसोमेरेज रिएक्शन है। हेक्सोज आइसोमेरेज एंजाइम का नाम है। यहाँ एंजाइम का नाम तो नहीं दिया हुआ, लेकिन बहरहाल आपने नाम पढ़ा होगा पहले से। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की साथ कैसे बने, ये भी आपने से पहले कहीं पढ़ा होगा। नेक्स्ट है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। नोट कीजिएगा इसमें फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का जरा लिखा है। कुछ किताबों में आपको फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का, डाई और बिस फॉस्फेट सेम मीनिंग में यूज करते हैं। यहाँ भी एटीपी यूटिलाइज हो रही है और एटीपी में कन्वर्ट हो रही है, फॉस्फेट ग्लूकोज में ऐड हो गया है और फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम का नाम। इस एंजाइम के हवाले से कोई पॉइंट आपको याद रहा हो, इस एंजाइम की कोई खास खासियत आपको याद रखिए बायोकेमिस्ट्री के रेफरेंस। टाइम हमारे पास सिर्फ 1 मिनट बाकी है, जो टॉपिक हमारा यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। किसी को इस एंजाइम की कोई खास खासियत याद नहीं? नो वन वांट टू टेल? चलें सोच के आना है, क्योंकि हमारा टाइम फिनिश हो रहा है, जिसलिए हम इसका वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं फिलहाल।
जस्ट हमारे पास 1 से आधा मिनट बाकी है जी, और फिर उसके बाद आपके क्लास का टाइम हो जाएगा 10 बजे। चलिए फिर अल्लाह हाफिज़। अटेंडेंस सब लगा दिए अपने? जी सर लगा दिया। चलो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।